नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि तमाम सवाल हैं, देश की सियासत को लेकर सवाल है, मोदी सरकार का 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा इसको लेकर सवाल है, सवाल मुसलमानों की शैक्षिक आर्थिक स्थिति कैसी है उसको लेकर भी है, साथ ही और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नकवी साहब, आपसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत में इसी से ही करूंगा क्योंकि 14 में जब सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो विश्वास का सवाल था, काम का सवाल था। आप कैसे देखते हैं 8 साल के इस कार्यकाल को? देखिए मनोज जी, जो 8 सालों का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का है, उसको मैं 3 शब्दों में कह सकता हूं कि इकबाल, ईमान और इंसाफ जी से भरपूर रहा है। और इकबाल की बात आप करेंगे, ईमान की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, तो हर पॉइंट में मैं 8 चीज़ें आपको बता सकता हूँ। इकबाल, जी जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश मिला, उस वक्त प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन जो था, प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा थी, वो किस तरह क्या हाल था उसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, उसको बहाल करना। उसके साथ ही जो पॉलिसी पैरालिसिस थी, पॉलिसी पैरालिसिस की बीमारी से व्यवस्था को मुक्त करना, और एक लाल बत्ती का रोब और रोग जो था, उससे जो है वो सरकारी व्यवस्था को मुक्त करना, और ये बात एहसास कराना कि ये जो हमारा प्रिविलेज एक क्लास है जो रोब और रोग से ग्रसित है, उससे मुक्त होना चाहिए और हम जनता के बीच में जनता के नुमाइंदे की तरह जाना चाहिए जी। उसके साथ ही साथ जो और भी तमाम है, उसके अलावा आप देखें अगर ईमान की बात, तो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की, लूट लाबी में तालाबंदी की। ये कोई सोच नहीं सकता था। क्या कभी आपने सोचा था कि एक प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि आप सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दो, जो बड़े लोग हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो सब्सिडी अपनी छोड़ दें? जी। ये तो महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि विदेशी कपड़ों की होली जला दो, लोगों ने मान लिया था। उसके बाद जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कौन मानने वाला था? लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, उसका नतीजा हुआ कि करोड़ों महिलाओं को जो है वो जो धुएं में खाना बनाती थीं, उनको जो है मुफ्त उज्ज्वला के तहत जो है वो गैस सिलेंडर दिए गए। या एक लंबी लंबी इंसाफ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार में एक, मैं कहता हूँ ना कि लिहाज आँख का, रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो वो जो एक शख्स के हाथों में जो जनादेश जनता ने दिया, उस जनादेश को उन्होंने इकबाल, ईमान और इंसाफ के साथ, उसके साथ ईमानदारी की, और उसका नतीजा हुआ कि इंसाफ में आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये पहली सरकार बनी, सरकार ने सबसे पहले सन 84 के दंगों से जो लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, जो परिवार उससे प्रभावित थे, उनको न्याय दिलाने के लिए SIT का गठन होता है। जो गुनाहगार थे उनको गुनाहगारों को फ़ौरन सज़ा मिले, उसके लिए उसकी व्यवस्था होती है। उसका असर भी दिखाई पड़ा, कुछ को सज़ा मिली भी। उसके अलावा जो पीड़ित प्रताड़ित थे, उनको जो है वो फ़ौरन आर्थिक रूप से उनके सहयोग किया गया। उसके साथ ही साथ ट्रिपल तलाक, आपने देखा, ट्रिपल तलाक की जो कुरीति कुप्रथा थी, उसको ख़त्म करने के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया, उसको, इस ट्रिपल तलाक की कुरीति को कानूनी अपराध घोषित किया, और ट्रिपल तलाक में कमियां आई हैं। उसके साथ ही साथ जो है वो बिना महरम के मुस्लिम महिलाएं हज पे नहीं जा सकती थी, और मोदी जी ने कहा भाई ये कौन सी व्यवस्था है कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती, क्या कोई ऐसा इस्लामी कानून है क्या? हमने कहा नहीं, इस्लामी कानून नहीं है। कोई अरब ने देखो रोक लगाई है? हमने कहा नहीं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग जाते हैं। उन्होंने बिना महरम के मुस्लिम महिलाओं के, यानी बिना पुरुष रिश्तेदार के मुस्लिम महिलाओं के हज पे जाने की जो बाध्यता थी, उसको ख़त्म किया, और उसमें हज़ारों की संख्या में अभी तक जा रही हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें, एक के बाद एक जो तमाम जो एक इंसाफ वाली बात होती है, वो इंसाफ की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक धाग और धमक के साथ, ईमानदारी के साथ, इकबाल के साथ इंसाफ का रास्ता चुना, और वो सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नकवी साहब, आप अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, पिछले 8 साल से आप काम वो देख रहे हैं। देश में हालांकि और भी माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन अगर बात मैं मुसलमानों की करूं, क्योंकि मुसलमानों की बात होती है, और ख़ासतौर से जब बीजेपी की सरकार होती है तो अधिक होती है,
क्या मैं शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आपने इंसाफ की बात की, मुसलमानों को आर्थिक दृष्टि से लाभ हुआ, रोजगार की दृष्टि से आपके मंत्रालय ने क्या करा, शिक्षा की दृष्टि से आपके मंत्रालय ने क्या करा, सामाजिक दृष्टि से आपके मंत्रालय ने क्या करा? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं जी मोदी जी के काम करने का तरीका जो दकियानूसी तरीका था उससे बिल्कुल अलग है। जी ये सोचना कि अल्पसंख्यक मंत्रालय तो कांग्रेस की एक विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और ढो रहे हैं, और उसको अच्छी तरह से हम उसको जो है वो आगे बढ़ा करके और काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसमें सभी को उसका फायदा हो रहा है। मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात भी बताऊंगा आपको। अब जैसे मैं एक छोटा सा, मेरे पास जो मैंने डिटेल निकलवाया था, तो जब मोदी सरकार आई उसके बाद जो है वो 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है। अब लोग सोचते हैं कि अल्पसंख्यक होते ही नहीं किसान, अरे भाई सिख भी किसान हैं, मुसलमानों में भी बड़ी तादाद में किसान हैं। उस 12 करोड़ जो उस किसान सम्मान निधि है, उसमें 33% मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फायदा होता है। ये किसी को नहीं मालूम होगा। लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना जो है वो दी जाती है, फायदा होता है महिलाओं को। उसमें जो है वो 37% अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं होती हैं जिनको फ़ायदा होता है। रोज़गार सृजन के लिए जो है वो मुद्रा योजना का शुरुआत होती है, उसमें 35 करोड़ लोगों को उसका लाभ होता है, उसमें लगभग 36% अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फ़ायदा होता है। स्वच्छता के तहत आप देखा होगा आपने, स्वच्छता अभियान का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया, उन गाँव में, उन मोहल्लों में शौचालय बनना चाहिए, उन मोहल्लों में जो है वो स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादातर वो इलाके वो थे जो अल्पसंख्यक बाहुल थे, या मुस्लिम बाहुल कह सकते हैं आप। इसका जो फायदा सबसे ज़्यादा हुआ, 35 करोड़ से ज़्यादा, ये 11 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा ये शौचालय और इस तरह की व्यवस्था बनी, और उसमें जो है वो लगभग 22% जो इलाके थे जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके थे। उसी तरह से आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना, जनधन योजना और ये तमाम जो योजनाएं हैं, उसमें जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उसका फ़ायदा हुआ, घर जैसे बने। अब जो है वो जो गांव थे, कच्चे घर थे, आप, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने डिटेल निकलवाया कि जो मकान बने हैं, उन मकानों में जो पूरी तरह से कहीं पे कभी आज तक सोचा नहीं था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में, मुझे लगता है मोर देन 40% वो गांव और वो मोहल्ले थे जो पक्के मकान बने, जो अल्पसंख्यक बाहुल मोहल्ले और मकान थे। अब शिक्षा की बात लीजिए आप। अब शिक्षा में जो सबसे बड़ी एक समस्या थी अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज में, ड्रॉप आउट की थी। बच्चे जाते थे, क्लास 1 में गए, किसी तरह से सेकंड तक गए, उसके बाद वो परिवार उनके या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वापस निकाल लेते थे, या बच्चे छोड़ के स्कूल चले जाते थे, किसी मदरसे में चले जाते थे। 5 करोड़ से ज़्यादा इन 7 सालों में प्रधानमंत्री, 7 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 8 साल चल रहा है, 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप अल्पसंख्यकों को दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो 73% ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का, वो घट करके 33% के इर्द गिर्द रह गया, जो 0 हो जाएगा अभी। उसी तरह से कौशल विकास, अब जैसे हुनर हाट लीजिए आप। अब हुनर हाट जो है वो हमारे देश में दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, इनकी एक बहुत बड़ी विरासत है और बहुत शानदार विरासत है। जब मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी से स्वावलंबन के रास्ते पर देश को ले जाने की बात की, तो हुनर हाट की शुरुआत की हमने, और हुनर हाट के ज़रिए आज की तारीख में लगभग 10 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोज़गार के मौके से जोड़ दिया गया है। उसके अलावा वो जो विरासत थी, जो विरासत की लुप्त हो रही थी, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, ये शानदार विरासत है दस्तकारी शिल्पकारी की। वो उसको फिर से एक बार ऊर्जा मिली, ताकत मिली, और वो फिर से पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरा कुनबा इस विरासत के साथ जुड़ गया। इसी तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के रास्ते से समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी प्रगति की मुख्यधारा का हिस्सेदार, भागीदार बनाया गया। जी, नकवी साहब, जो आपके विरोधी हैं, जो सवाल उठाते हैं, जाहिर तौर पे राजनीति ये सवाल उठते भी हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में ट्रिपल तलाक, 3 तलाक का कानून बना दिया गया, सीधे सीधे दखल देने की कोशिश की गई,
जो इस्लामिक कानून हैं उनमें दखल देने की कोशिश की गई, लोगों के मजहब में दखल देने की कोशिश की गई, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग सेकुलरिज्म का सूरमा बनते बनते कम्युनलिज्म का चूरमा बन गए हैं। अब चूरमा तो आप जानते हैं ना जी। एकदम। तो सेकुलरिज्म का सूरमा बनते बनते जो लोग कम्युनलिज्म का चूरमा बन गए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। आप ये बताइए, इन 8 सालों में जो लोगों को परेशानी है, जो जी। लोग आज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है? जहां पर एक तरफ समृद्धि का माहौल बना, वहीं दूसरी ओर सौहार्द का भी माहौल बना। आप ये बताइए, आज देश में भागलपुर जैसा कोई दंगा हुआ? भागलपुर दंगे की बात कर रहा हूँ, 6-6 महीना होता था, हजारों लोग मारे जाते थे। भिवंडी जैसा कोई दंगा हुआ जिसमें कि पूरा के पूरा सालों दंगा चला और तमाम जो वहाँ पे जो लूम वाले थे, जो लोग रहने वाले थे, वो तबाह हो गए, आज भी तबाही के रास्ते पे है। जी। क्या मेरठ जैसी घटनाएं हुई? क्या मालेगांव जैसी घटनाएं हुई? या एक सैकड़ों ऐसी जो है श्रृंखला थी, जो हर महीने देश का कोई न कोई हिस्सा दंगों की आग में जल रहा होता था और बेगुनाह उससे जो है वो परेशान होते थे। उसके साथ ही साथ आतंकवादी तो बेखौफ होकर के घूमते थे। मोदी जी ने एक ही संदेश दिया कि मुल्क में अगर तुमने आतंकवाद करने की हरकत की, मुल्क के लोगों में दहशत पैदा करने की हरकत की, तो चूहे की बिल से भी निकालकर तुम्हारा खात्मा किया जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बात साबित कर दी और उसका नतीजा हुआ कि आज जो है वो कभी दिल्ली के लाजपत नगर में धमाका हो रहा है, तो कभी मुंबई में हो रहा है, कभी बेंगलुरु में हो रहा है, कभी बनारस में हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हर एक महीने के इंटरवल पे कोई ना कोई आतंकवादी धमाका करते, तो उनके मंसूबे जो है वो पस्त हुए हैं। तो ये जो एक माहौल बना है, कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता। अब जहां तक सवाल है, कोई भी व्यवस्था रिफॉर्म के बिना नहीं चल सकती। अब 370 जो है वो क्या था? 370 जम्मू कश्मीर के और करगिल के लोगों की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा थी। जी। 370 समस्याओं का समाधान हुआ है और उसका नतीजा हुआ कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोग, करगिल के लोग प्रोग्रेस और में प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे बढ़े हैं, या पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस के रास्ते पे हुआ है, वहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। आपने देखा कि पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के चुनाव हुए। जी। उसके अलावा जो है वो एक के बाद एक जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन ट्रिपल तलाक से लेकर के ये सारी चीज़ें इस बात का प्रतीक है कि ईमान के साथ अगर कोई सरकार चलेगी और सियासी समझौते नहीं करेगी, समावेशी सोच और सुधार के साथ काम करेगी, तो इस तरह के रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। नकवी साहब, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे और मोदी सरकार में भी आप मंत्री हैं। आपने कई विपक्षी सरकारों को भी देखा, विपक्ष में भी आप रहे, सत्ता में भी आप रहे। इन 75 सालों में अगर मुसलमानों की गरीबी की बात होती है, अगर उनकी अशिक्षा की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो कौन जिम्मेदार है? क्या वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये बात जो आपने कही ये बहुत सही है। कोई भी समाज का हिस्सा प्रगति की धारा से छूट जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। मुस्लिम हो, दलित हो, ट्राइबल क्षेत्र हो या और भी कोई इलाका हो। अनफॉर्चुनेटली इन 75 सालों में क्या हुआ कि जो हमारे सेकुलर सिंडिकेट के लोग हैं, उन्होंने किया क्या कि उन्होंने ये किया कि ख़ासतौर से मुसलमानों में एक डर और भय का माहौल पैदा किया, भय और भ्रम का भौकाल खड़ा किया, और उस भय और भ्रम के भौकाल के रास्ते उनके वोटों का अपहरण करते रहे। कभी उन्होंने उनकी शिक्षा की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, बहुत ज़्यादा की तो एक सच्चर कमेटी बना दी और सच्चर कमेटी ने एक पुलिंदा बना दिया और पुलिंदे को अपने कार्यालय में छिपा के रख लिया। अरे भाई, ये सच्चर कमेटी क्या कहेगी? वो तो सबको मालूम है कि यहाँ पर अशिक्षा इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। आपने उस पर बात नहीं की कभी। आपने उस पर क्या? मोदी जी ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो विकास के मसौदे को वोट के सौदे से अलग कर दिया। और अगर विकास का मसौदा वोट के सौदे से जिस दिन अलग हो जाएगा, उसी दिन जो है वो ईमानदारी के साथ विकास के रास्ते पे समाज का सभी वर्ग चलेगा। अब हम तो यही कहते हैं ना कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, जी, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तो हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये नहीं देखा।
जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इस काम को लेकर के उन्होंने आगे बढ़े वो, और उसका नतीजा है, उसका प्रभाव है। जी। अगर बात मैं सामाजिक सद्भाव की करूं, आपने दंगों की बात कही, कुछ इस तरह की घटनाएं जो उभर के सामने आती हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके जो आंकड़े हैं, जो आपके काम आप गिना रहे हैं, वो एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि इस देश में मुसलमानों को या जो भी माइनॉरिटी में आते हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, वो एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ रही है, उनका एक आरोप लगता है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है। इन सवालों को आप कैसे अच्छा देखते हैं? एक बात बताइए, इस आरोपों के सुर में सुर जो है, जब कभी हमारे देश के लोग मिलाते रहते हैं, देश की कभी कभी पुरानी से पुरानी पार्टियां इस सुर में सुर मिलाती हुई दिखती हैं। पाकिस्तान तो एक अपना प्रोजुडिस माइंडसेट से पाखंडी प्रोपेगेंडा चलाता है। अब पाकिस्तान का प्रोजुडिस माइंडसेट के साथ जो पाखंडी प्रोपेगेंडा है, उस पे अगर आप सुर में सुर मिलाएंगे तो निश्चित तौर से दुनिया में गलत संदेश जाएगा, एक जी। चीज़। दूसरी एक चीज़ आप ये बताइए, मैंने अभी देखा एक आतंकवादी संगठन है अलकायदा। अलकायदा जो है वो कहता है कि मैं जो है वो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, भारत में जो है इन इन जगहों पे मैं दंगे कराऊंगा, फसाद कराऊंगा। पाकिस्तान भी वही भाषा बोलता है, कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन या रेडिकल संगठन और बोलते हैं। उस पे हमारे देश के पॉलिटिकल जो सिस्टम है, सभी को एक ही स्वर से बोलना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है। बोला जी। क्या गया कि बीजेपी का जो है वो फ्रिंज जो है वो कोर है। अरे फ्रिंज कोर है, ये तो जो है फुलनेस आपका छोर है। जो ये कह रहे हैं कि फ्रिंज कोर है बीजेपी का, ये उनका फुलनेस उनकी छोर हो गई, बेवकूफ़ी उनकी छोर है, जी। उनकी बेवकूफ़ सोच है। और आज की तारीख में ऐसे लोग अब छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के आप कहते हैं कि जी ऐसा तो है नहीं, 2014 से लेके आज तक मोदी जी तो सबसे ज़्यादा इस भारत बैशिंग ब्रिगेड के इंटॉलरेंस के शिकार रहे हैं। जी। और जितनी पॉलिटिकल लिंचिंग नरेंद्र मोदी जी की है इन लोगों ने इन 8 सालों में, हम तो उस व्यक्ति के जुनून और जज्बे को सलाम करते हैं कि जिस मजबूती के साथ, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, इन तमाम पॉलिटिकल लिंचर्स के षड्यंत्रों और साजिशों को परास्त करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ देश को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। इस दौरान जो है वो कोई सामान्य तो घटनाएं हुई नहीं। जी। संकट भी आया, कंटक भी आया, टिड्डियों का भी कहर था, फिसड्डियों की भी चुनौतियां थी, सबको परास्त किया है। आपने अलकायदा की बात की और जिस घटना के संदर्भ में आपने बात की, जो बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के वक्तव्य के बाद सामने उभर के आया कि अब अलकायदा भी नसीहत दे रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है अपने में। और दूसरा, चाहे बात मैं अफगानिस्तान की करूं या छोटे मोटे मुस्लिम मुल्कों की मैं करूं, वो भी नसीहत देने लगे। ऐसे देश भी नसीहत दे रहे हैं जो लोकतंत्र अपने यहाँ तो बचा नहीं पाए, लेकिन भारत को नसीहत देख रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सेलेक्टिव धार्मिक स्वतंत्रता की बात है या सेलेक्टिव मानव अधिकार की बात है, मेरे पास बहुत से तमाम विदेशी डेलीगेशन के लोग आते हैं, ह्यूमन राइट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग आते रहते हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, भैया आपका जो सेलेक्टिव ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो आलाप है और मानव अधिकार का आलाप है, ये देश जो इस देश की संस्कृति और इस देश का संस्कार वसुदेव कुटुंबकम का है। ये देश जो है वो सभी को साथ लेकर चलने के संस्कारों से भरा पड़ा है। हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के रग में अनेकता में एकता का संकल्प है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अहद है, उसको आप कहाँ वो कर सकते हैं? अब क्या हुआ कि एक छोटी मोटी घटनाएं कहीं भी होंगी, आपको किसी एक इंडिविजुअल ने कोई बयान दे दिया, आपने उसको कहा कि ये तो बयान सरकार की सोच है। अरे भैया, सरकार की सोच देखना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तालकटोरा स्टेडियम ने जो बोला था, मैंने एक बहुत बड़े मुफ्ती, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, विदेश के हैं वो, उन्होंने कहा कि ब्रदर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कि सर, हमारे देश में लगभग 200 से 300 टेलीविज़न चैनल्स हैं, रीजनल हैं, नेशनल हैं, अलग अलग हैं।
उसमें जो है वो अलग अलग लोग प्रवक्ता अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है, एक प्रवोक करता है, दूसरा उसमें रिएक्ट करता है। ये एक प्रोसेस होता है, आपके देश की तरह नहीं है कि यहाँ पर कंट्रोल्ड मीडिया हो। उसमें कुछ बात मैंने सुनी नहीं, क्योंकि जब आया था और मैं कहीं बाहर से आया था, तो मैंने कहा कि मैं फिर भी आपको हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है मैं आपको भेजता हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी ने ताल कटोरा में कहा था, वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स के बारे में, उसमें किसी धर्म जाति के बारे में नहीं कहा था। उसी तरह से उन्होंने बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी में जो कहा था और पार्लियामेंट में कहा था, 3 थे। मैंने उसको जो है वो इंग्लिश में और उसका अरबी अनुवाद करा के उनको भेजा। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। हमने कहा सर, सरकार की यही नीति है और बीजेपी का भी यही संकल्प है। उसके अलावा इंडिविजुअल इश्यूज को हम यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल ने कोई किया तो उसका जो पार्टी के लेवल पे होगा तो वो करेगी। उसके बाद उनका क्या फोन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा था कि ये देश सभी का देश है। किसने हमें वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने वोट हमें नहीं दिया वो भी हमारा है। हमें किसी भी तरह से भेदभाव के रास्ते पे नहीं जाना है। एक दूसरी चीज़ कहा कि कुछ लोगों की आदत बन गई है, एक ऐसे कुछ लोग हो गए हैं जो लोग की जिनकी आदत है कि किसी समय भी किसी भी संप्रदाय को, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, आपस में जो है वो एक तरह का माहौल ख़राब करेंगे और उसके बाद उसका वीडियो करके वायरल करेंगे और माहौल को ख़राब करेंगे। ऐसे लोग चाहे इधर हों चाहे उधर हों एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा बहुत स्पष्ट कहा था, आप निकालिएगा उनका ताल कटोरे का। आपने इधर उधर की बात की, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, इस मुद्दे को मैं हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखना भी नहीं चाहता, लेकिन चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, बात अगर नूपुर शर्मा की है तो कुछ बयान उधर से भी आते हैं, ओवैसी साहब के बयान भी आते हैं। नहीं, और भी हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। ऐसी जो सियासत है इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कोई किसी के भी देवी देवता, किसी भी धर्म के देवी देवता, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज के हों, क्रिश्चियन समाज के हों, पारसी समाज के हों, बौद्ध समाज के हों, या जिनके बारे में उस समाज की आस्था है, श्रद्धा है, उस पर किसी को भी हक नहीं है कि उस पर जो है वो टीका टिप्पणी करे, उनके इतिहास भूगोल की खुदाई करे। ये किसी को नहीं है। और जो लोग इस तरह के अनजाने में इस तरह की गलतियां करते हैं वो बाद में महसूस भी करते हैं कि ये गलत हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा देश जो है वो देश, हमारा देश संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता। और हमारे देश में जब आप लोग कहते हैं, जरा जरा बात तो होती है कि साहब हमारी वाणी की स्वतंत्रता, संवैधानिक अभिव्यक्ति की आज़ादी, संवैधानिक जिम्मेदारी। अरे भैया, तो अब दूसरा बोलेगा तो कहोगे कि उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, इधर होगा तो कह दोगे कि ये तो जो है वो देश में आग लगे। एक तो मुझे ताज्जुब होता है, कोई एक इंडिविजुअल बोल देगा, कहेंगे ये देश की छवि खराब हो गई पूरे दुनिया में। अरे भाई, इंडिविजुअल की गलती, एक किसी इंडिविजुअल की गलती से देश की छवि कहाँ से खराब हो जाएगी? देश की छवि को कैसे धूल धूसरित हो जाएगी? अरे ये देश जो है वो हमारे लाखों महापुरुषों की तपस्या, हजारों हजार संतों और सूफियों के संकल्प और दुआओं से बना हुआ है। इस देश को कोई नहीं गौरव को और उसकी गरिमा को खराब कर सकता। जी, 2 महत्वपूर्ण बातें, एक वक्फ बोर्ड, इसमें आपने सुधार के लिए क्या करा, और दूसरा हज यात्रा। इन दोनों मुद्दों पे आपने क्या करा, आपके मंत्रालय ने क्या करा? देखिए, हज यात्रा हिंदुस्तान में अकेला देश है, मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के शासनकाल में 100% डिजिटल हज हुआ है। पहली बार कभी हज की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल कभी नहीं हुई। उसके अलावा हज सब्सिडी खत्म हुई। हज सब्सिडी का जो छल था, हज सब्सिडी के सियासी छल को समावेशी ईमानदारी के बल से ख़त्म किया गया है। और उसके बावजूद भी हज सबको महंगा नहीं होने दिया गया। यानी कि हज सब्सिडी पर का सियासी जो छल चल रहा था उसको ख़त्म करके ईमानदारी के साथ हज यात्रा को कराया जा रहा है, जो अभी चल रही है। जी। दूसरी चीज़ ये कि महरम वाली बात बताई मैंने कि बिना महरम के जो महिलाएं हैं नहीं जा सकती थी, वो जा रही हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने वक्फ की बात करी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा इस देश में वक्फ की प्रॉपर्टी, और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कई सुधार हमने किए हैं और कई सुधार हम करने जा रहे हैं। कई मैं आपके कार्यक्रम में जो कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मैंने अध्ययन किया, हिंदुस्तान से जो लोग छोड़ करके, लाखों की संख्या में छोड़ करके पाकिस्तान गए,
और पाकिस्तान से छोड़ के हिंदुस्तान आए। ज़्यादातर वो लोग जो है या तो पंजाब के थे, हरियाणा के रहे होंगे, दिल्ली के थे, हिमाचल के थे, या उत्तर प्रदेश या अन्य स्थानों के थे। ज़्यादातर ऐसे लोग अपने मकान और सारी दुकान और सब कुछ छोड़ के बेचारे चले गए। वहाँ से भी लोग छोड़ छाड़ के आए। जो वहाँ से छोड़ के आए उनको यहाँ पर उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने 47 के बाद किया होगा, और यहाँ से जो यहाँ से गए वो उनके मकान जो खाली थे उन्होंने ले लिया होगा। अभी भी वो कुछ वक्त प्रॉपर्टीज़ के रूप में वो हैं, तो उसमें उनको कैसी राहत मिले, किस तरह से उनको इस बात का एहसास हो कि भैया वो हम अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से आए हैं और अभी भी हम जो है मकान मालिक के बजाय किराएदार बने हुए हैं। तो मेरी कोशिश है कि कुछ इस तरह का हो कि उनमें जो है वो एक सुरक्षा का एहसास हो। जी नकवी साहब, एक सवाल बड़ा उभरता है मेरे मन में, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के आप मंत्री हैं, पहले भी ये मंत्रालय रहा, लेकिन इस मंत्रालय में सिखों को बात भी उतनी होनी चाहिए जितनी मुसलमानों की होती है, ईसाइयों की भी होनी चाहिए जितनी मुसलमानों की होती है, तमाम और भी माइनॉरिटीज़ की जो वर्ग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आप केवल मुसलमानों के ही मंत्री, माइनॉरिटी मंत्री नहीं है, या पहले भी जो रहे। ये जो छवि मंत्रालय की बनी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का मतलब सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस छवि से बहुत परेशान था जी। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, अल्पसंख्यक मंत्रालय मतलब मुस्लिम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम अफेयर्स, ऐसा नहीं है। और इसीलिए जो मैंने आपको 5 करोड़ स्कॉलरशिप कही है, 5 करोड़ में इक्वली सिखों को भी स्कॉलरशिप मिली है, इक्वली जो है वो क्रिश्चियंस को भी मिली है, पारसियों को भी मिली है, बौद्ध समाज को भी मिली है, मुस्लिम समाज को भी मिली है, जो भी अल्पसंख्यकों में आते हैं, जैन समाज है, उनको मिली है। इक्वल सबको जो है वो जो भी उसका लाभ होता है इक्वल उसको सबको फ़ायदा मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये पूरा डिटेल रखा था कि किस किस समाज को 5 करोड़ में कितनी स्कॉलरशिप मिली है। तो इसलिए मुझे लगता है ये इस छवि से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इस छवि को मंत्रालय बनाया वैसी उसी छवि बना दी थी। हमारी कोशिश तो यही रही है कि इस छवि से बाहर निकले। और अल्पसंख्यक मंत्रालय, मुझे क्या लगता है कि ये नाम ही थोड़ा सा खटकने वाला रहता है। अब हट जाता, नाम चेंज होता तो कुछ लोग कहते हैं साहब ये देखिए अल्पसंख्यक, ये नाम ही खटकने वाला है। देखिए ये ट्राइबल मिनिस्ट्री का मतलब समझ में आता है, सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उसका मतलब समझ में आता है, लेकिन अल्पसंख्यक जो है वो आप धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं। जब आप धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को इस पर खटकता है। हम लोगों ने हालांकि जो भी इसमें काम किया, इवन जो हुनर हाट है, हुनर हाट में हमने जो है वो कौशल कुबेरों को कास्ट कम्युनिटी से अलग कर दिया। हमने कहा कि मोची हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, बढ़ई हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, रंगरेज हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, ये जो क्या नाम है इसका, दस्तकार शिल्पकार है वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सुनार हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, लोहार हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। तो सबको हमने जोड़ दिया। हमने कहा कि तुम्हारी कास्ट कौशल है और इसलिए हम और हुनर है, और हुनर को हम हौसला दे रहे हैं। सब लोग उसमें जुड़ के आते हैं। जी, इसीलिए सबका साथ सबका विकास की बात भी होती है। लेकिन एक सवाल आपसे, एक निजी सवाल, आप इस समय सुर्खियों में हैं, अटकलों में भी हैं, आगे की राह आपकी कैसी होगी? देखिए क्या है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी हैं। तो मैं जब 17 साल से मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में काम किया, और 17 साल का था जब मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में जेल गया, और उसके बाद लगातार बीजेपी की यूथ विंग में मैं पदाधिकारी के तौर से, कार्यकर्ता के तौर से काम किया। इसलिए अब जिस आदमी ने 16-17 साल से अपना सियासी सफ़र शुरू किया हो, तो वो सफ़र जो है वो अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग अलग सफ़र के रास्ते होते हैं। और हमारी कोशिश है कि आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो सफ़र है वो सफल होता रहे, और सफलता के साथ एक सामाजिक सरोकार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरा कर सकें। जी, आपका सफ़र और अच्छा रहे। नकवी साहब, आपने हमसे विभिन्न मुद्दों पर खुल के बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।